हमारा मेन कैरेक्टर मैथियस, जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रिइंकार्नेशन रिचुअल परफॉर्म करके कई हजारों सालों के बाद रिबॉर्न होता है और इस दुनिया में आपके हाथ पर एक निशान होता है जिसे कि क्रेस्ट कहते हैं और उसी से आपकी ताकत को तय किया जाता है। अब मैथियस जो कि ताकत पाने की चाह में रिबॉर्न हुआ था, उसे उस दुनिया का सबसे कमजोर क्रेस्ट मिलता है, तो अब वो क्या करेगा। सो एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लेजेंडरी सेज को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के सामने खड़ा था और तभी वो ड्रैगन उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक से बचता हुआ हवा में कूदकर उस ड्रैगन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो ड्रैगन वहीं पर मारा जाता है। और इसके बाद ये बंदा कहता है कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है, मेरा क्रेस्ट अब और ग्रो नहीं कर सकता, मैं अपने क्रेस्ट की फुल पोटेंशियल पर आ चुका हूँ। अब इसके बाद ये बंदा अपने क्रेस्ट के बारे में बताता है। मेरा क्रेस्ट जो कि द फर्स्ट क्रेस्ट है वो क्रिएशन मैजिक का इस्तेमाल करने में काफी स्पेशलाइज है, दूसरा क्रेस्ट पावर में स्पेशलाइज है और मेरा तीसरा क्रेस्ट रैपिड फायरिंग में। और अगर मैं अपने आप को ग्रो करना चाहता हूँ तो मुझे फोर्थ क्रेस्ट को हासिल करना होगा जो कि कॉम्बैट फाइट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन आपका क्रेस्ट आपको पैदा होते ही मिल जाता है और उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। और इसके बाद वो बंदा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन को बनाता है और जैसी वो फॉर्मेशन पूरी होती है वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो एक दूसरी दुनिया में रिइंकार्नेट हो जाता है जहाँ पर वो एक 12 साल का लड़का था और उसका नाम यहाँ पर मैथियस था और वो एक मर्चेंट के साथ ट्रेवल कर रहा होता है और वो मर्चेंट उससे कहता है कि हम जल्द ही रॉयल कैपिटल पहुँचने वाले हैं और वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हो। वो उसे बताता है कि मुझे रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेना है जिससे कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाऊंगा। और मर्चेंट उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे क्रेस्ट को देखकर लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। लेकिन तभी मैथियस कुछ फील करता है और वो मर्चेंट को बताता है कि यहाँ पास में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहा है, पर मर्चेंट उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये लड़का मजाक कर रहा है। लेकिन तभी उनके सामने एक टाइगर बीस्ट आ जाता है जिसे देखकर मर्चेंट डर जाता है, पर मैथियस उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और ये देखकर मर्चेंट भी हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं जहां मैथियस रॉयल कैपिटल के अंदर घूम रहा था और तभी वो एक शॉप के अंदर जाता है। वहाँ एक लड़की शॉप ओनर से सोर्ड बनाने के लिए कह रही होती है और बताती है कि मेरी दोस्त का एंट्रेंस एग्जाम है इसलिए जल्दी से मुझे एक सोर्ड चाहिए, पर वो शॉप ओनर मना कर रहा होता है और उस लड़की को कोई नॉर्मल सोर्ड नहीं चाहिए थी बल्कि उसे एक ऐसी सोर्ड चाहिए थी जिसके ऊपर स्पेल लगे हों और ऐसे सोर्ड को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन उस लड़की को सोर्ड अभी चाहिए थी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आज ही है। तभी मैथियस आगे आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही शॉप ओनर उसके हाथ पर बने हुए निशान को देखता है वो उससे कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर मैजिशियन हो। और इस लड़की का नाम एल्मा था। एल्मा के पास कोई भी रास्ता नहीं था इसलिए वो मैथियस की हेल्प लेने के लिए मान जाती है और वो शॉप ओनर से सोर्ड बनाने के लिए कहती है और उससे कहती है कि मुझे इस लड़की पर ट्रस्ट है। और इसके बाद मैथियस और वो लड़की बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लड़की मैथियस को अपना नाम एल्मा बताती है और मैथियस उसको अपना नाम बताता है। एल्मा कहती है कि सोर्ड बनाने के बाद हम दोनों घर चलेंगे और तभी वहाँ पर एल्मा की दोस्त आ जाती है। उसको देखकर मैथियस शर्माने लगता है क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। मैथियस उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही होती है और मैथियस को लगने लगता है कि शायद से मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं था। फिर वो लड़की भी घबराकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो मैथियस को अपना नाम लोरी बताती है और कहती है कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये सुनने के बाद मैथियस सोचने लगता है कि शायद से यहाँ के लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं। और इसके बाद शॉप ओनर सोर्ड को बनाकर ले आता है और फिर मैथियस एक मैजिक स्टोन का यूज करके उस सोर्ड के ऊपर मैजिक एनहेंसमेंट अप्लाई कर देता है। शॉप ओनर कहता है कि तुमने इसे इतनी जल्दी कर दिया। इसके बाद लूरी उस सोर्ड को टेस्ट करने के लिए उठाती है, पर जैसे ही वो सोर्ड टेबल को टच करती है तो वो टेबल बीच में से काफी आसानी से कट जाती है और ये देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं। शॉप ओनर मैथियस से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, वो भी इतने कम टाइम में। मैथियस कहता है कि मैंने बहुत ही नॉर्मल मैजिक का यूज किया है। और ये सुनने के बाद एल्मा कहती है कि तुम इसको नॉर्मल कह रहे हो। शॉप ओनर मैथियस से कहता है कि क्या तुम बड़े होकर मैजिक एनहेंसर बनना चाहते हो, पर मैथियस मना कर देता है। और इसके बाद सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए रॉयल एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ पर फिर से उसे लूरी और एल्मा मिलती है। लूरी कहती है कि हम सभी साथ में मिलकर इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे और इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर पहला मैच लूरी का था। लूरी अपनी सोर्ड की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और एक फाइनल अटैक से उसके सोर्ड को ही काट देती है, पर इसके बारे में उस बंदे को पता भी नहीं चलता। और जब वो देखता है कि उसकी सोर्ड कट चुकी है तभी लूरी वहाँ पर आकर अपनी सोर्ड को उसकी गर्दन पर रख देती है और इस तरह से लूरी पास हो जाती है। और इसके बाद अगली फाइट मैथियस की होती है। मैथियस की फाइट गिल से थी जो कि नाइट्स का कैप्टन है और वो मैथियस से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने लूरी की सोर्ड को एनहेंस किया है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या सिखाया है। ये सुनने के बाद मैथियस पूछता है कि क्या आप मेरे डैड को जानते हो। वो मैथियस से कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसके बाद मैथियस अपनी सोर्ड को निकालकर कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है और वो कैप्टन मैथियस को एक बच्चा समझ रहा होता है। और जब कैप्टन मैथियस के ऊपर अटैक करता है तो मैथियस उसके अटैक को काफी इजीली
लिए ब्लॉक कर देता है और ये देखकर कैप्टन थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद मैथियस अपनी स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक एनहेंसमेंट का यूज करता है और वो काफी आसानी से कैप्टन को हरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूरी और एल्मा मैथियस के जीतने पर काफी खुश होती हैं और अब अगला टेस्ट मैजिक का होने वाला था। उन सभी के सामने टारगेट को लगा दिया जाता है और उन्हें अपने मैजिक स्पेल का यूज करके टारगेट को हिट करना था। पहला नंबर लूरी का था। हम लूरी के हाथ पे बने हुए मार्क को देखते हैं। लूरी के पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी था और इस क्रेस्ट को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हालांकि उसे अपनी पावर्स को अभी अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता था। लूरी अपने फायर मैजिक का यूज करके टारगेट को शूट करने लगती है। यहाँ मैथियस सोच रहा था कि यहाँ सभी लोग नॉर्मल स्पेल का यूज कर रहे हैं तो मुझे किस स्पेल का यूज करना चाहिए। मैथियस जानता था कि उसके हाथ पर जो मार्क है वो क्रेस्ट ऑफ फेलियर का है और मेरा क्रेस्ट ज्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही मैं ज्यादा मैजिक पावर को जनरेट कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैथियस अपने क्रेस्ट को देखकर एग्जामिनर से पूछता है कि क्या टारगेट को हिट करने के लिए फायर एरो स्पेल का इस्तेमाल करना जरूरी है। एग्जामिनर बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है और तुम्हारे पास तो क्रेस्ट ऑफ फेलियर है। अगर तुम दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर करते हो तो तुम वैसे भी पास हो जाओगे। एग्जामिनर को लग रहा होता है कि मैथियस इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी मैथियस स्माइल करता है और एग्जामिनर को थोड़ा दूर हटने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बड़े से स्पेल को कास्ट करता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैथियस कहता है कि मैं अपने फोर्थ क्रेस्ट की मदद से उन सभी स्पेल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें वर्ड्स यूज नहीं होते हैं। इसके बाद जब वो अपने स्पेल से टारगेट के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैथियस ये देखकर कहता है कि शायद से मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया। इसके बाद मैथियस अपनी यूनिफॉर्म को पहनकर बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे लूरी और एल्मा मिलती है। वो लूरी को इस ड्रेस में देखकर ब्लश करने लगता है और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आ जाते हैं जहाँ पर हेडमास्टर एडवर्ड उन सभी का वेलकम करते हैं और सभी स्टूडेंट्स को पास होने पर कांग्रेट्स कहते हैं। बच्चों, तुम्हें मेहनत करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। हेडमास्टर एडवर्ड अपनी स्पीच में ज्यादा टाइम नहीं लगाते और वो वहाँ से जाते हुए मैथियस से कहते हैं कि मैथियस तुम मेरे ऑफिस में आकर मिलो। और इसके बाद मैथियस हेडमास्टर के गेट के पास आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर हेडमास्टर ने मुझे क्यों बुलाया होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने अपने मैजिक से ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन मैंने तो अब उसे ठीक कर दिया है। कहीं हेडमास्टर मुझे एकेडमी से तो नहीं निकाल देंगे। और तभी हेडमास्टर उसके पीछे आ जाते हैं और वो मैथियस को अंदर चलने के लिए कहते हैं। जब मैथियस अंदर जाता है तो वो देखता है कि हेडमास्टर के साथ वहाँ पर कई सारे टीचर्स भी थे। हेडमास्टर मैथियस की तारीफ करते हैं। तुम सच में एक जीनियस हो। तुमने वर्डलेस मैजिक का यूज करके एक ही अटैक में पूरे ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हो। तुमने यहाँ पर देखा ही होगा कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मैजिक को यूज करने से पहले स्पेल को कास्ट करते हैं क्योंकि वर्डलेस मैजिक अब इस दुनिया से गायब हो चुका है और कोई भी इस मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तुमने नाइट कैप्टन को भी काफी इजीली हरा दिया था। तुम आगे चलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। मैथियस सोचता है कि शायद ऐसा ही होगा। तभी वो सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक को देखकर शॉक हो गए थे। हेडमास्टर मैथियस से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाओ ताकि आने वाले कंपटीशन में हम फर्स्ट रॉयल एकेडमी को हरा सकें। टीचर्स कहते हैं कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। और मैथियस हेडमास्टर की बात को समझ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाने के लिए मान जाता है। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स की पहली मैजिक क्लास होती है। टीचर्स कहते हैं कि बच्चों, आज तुम सभी को वर्डलेस मैजिक का यूज करना सिखाया जाएगा। तुम सभी को ये मैजिक न्यू इंस्ट्रक्टर मैथियस सिखाएंगे। ये सुनकर लूरी और एल्मा के साथ सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैथियस भी उन्हीं की एज का है। इसके बाद मैथियस सभी को अपने वर्डलेस मैजिक का यूज करके दिखाता है। वो एक ही बार में कई सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैथियस कहीं डीमन तो नहीं है क्योंकि डीमन ही वर्डलेस मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद टीचर्स भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके वर्डलेस मैजिक का यूज करते हैं पर टीचर्स टारगेट को हिट नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हमने अभी तक वर्डलेस मैजिक को मास्टर नहीं किया है पर मैथियस हमें सब कुछ सिखा देगा और मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस मैजिक को काफी अच्छे से सीखें। और इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन सभी को देखकर लूरी कहती है कि सभी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हैं पर मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है, इसीलिए वो स्पेल को कास्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं मैथियस सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया ने वर्डलेस मैजिक को क्यों छोड़ दिया। और तभी मैथियस उसके पास आता है और उसको भी पता चल चुका था कि लूरी की एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी लूरी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। और इसके बाद लूरी भी वर्डलेस मैजिक का यूज कर पा रही थी। ये देखकर लूरी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर एक महीने के बाद कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। लूरी मैथियस को बताती है कि इस बार चूजन 1 नहीं आया, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी वजह से ही फर्स्ट एकेडमी हमेशा जीत पाती है। मैथियस लूरी और एल्मा को बताता है कि मैंने यहाँ पर एक डीमन को सेंस किया है जो कि मुझसे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सुनते ही एल्मा और लूरी दोनों ही हैरान हो जाती हैं। और इसके बाद मैथियस फाइट करने के लिए एरेना में चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि डीमंस इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इधर फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स मैथियस के फेलियर ऑफ क्रेस्ट को देखकर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके पास तो क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, लगता है सेकंड एकेडमी पागल हो चुकी है, उनके पास कोई ताकतवर बंदा नहीं है क्या। इसके बाद मैथियस अपने सामने वाले नोवल को देखता है और वो उसकी एनर्जी को फील करता है। उससे ये एनर्जी खुद से भी
ज्यादा लग रही होती है और उसे पता चल जाता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक डीमन है। वो बस एक इंसान का रूप लेकर यहाँ पर आया है, यानी कि अभी तक ह्यूमन से डीमन से नहीं जीत पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट एकेडमी के टीचर्स मैथियस का मजाक उड़ा रहे थे। ये तो एक कमजोर बच्चा है, ये क्या ही हमारे स्टूडेंट्स के सामने टिक पाएगा। और इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है। मैथियस सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करके उस डीमन के दोनों चमचों को हराता है और वो डीमन अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है। इसके बाद वो डीमन मैथियस के ऊपर कुछ फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन उस डीमन ने किसी भी स्पेल को कास्ट नहीं किया था, इसीलिए सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक डीमन है। और फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और मैथियस उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और वो डीमन मैथियस से पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम तो सिर्फ एक बच्चे हो। मैथियस यहाँ पर वर्डलेस मैजिक का भी यूज करता है और इसके बाद मैथियस अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो डीमन अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर फर्स्ट एकेडमी के हेडमास्टर और टीचर दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उनका स्टूडेंट एक डीमन है। उस डीमन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो खुद को देखता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी हेडमास्टर एडवर्ड कहते हैं कि जल्दी से पैलेस को कांटेक्ट करो। और ये सब देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो मैथियस के ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, लेकिन मैथियस अपनी शील्ड की मदद से उसके अटैक को रोक देता है। और जब वो डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसके बाद मैथियस अपनी तलवार की इंचेंटमेंट को बढ़ाकर उस डीमन को उड़ने से रोक लेता है और अपनी सोर्ड की मदद से वो उस डीमन को वहीं पर मार देता है, लेकिन इसकी वजह से मैथियस की तलवार टूट जाती है। मैथियस सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने अपनी पुरानी जिंदगी में सभी डीमंस को खत्म कर दिया है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में गायोस द सेज के नाम से जाना जाता था। मैथियस बताता है कि ज्यादा ताकत पाने के लिए मैंने खुद का रिइंकार्नेशन रिचुअल किया और कई हजारों सालों के बाद मैं हेल्डिसिमर फैमिली के तीसरे बेटे मैथियस के रूप में रिबॉर्न हुआ और कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज को भी रिगेन कर लिया और अब मैंने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जहाँ सबसे ताकतवर क्रेस्ट को सबसे ज्यादा वीक क्रेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और आज के टाइम पर वर्डलेस स्पेल को कास्ट करना बैन है। इसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स उस डीमन को देख रहे होते हैं और तभी लूरी आकर मैथियस को गले लगा लेती है। मैथियस तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और एल्मा लूरी के मजे लेने लगती है। इसके बाद हम मैथियस और हेडमास्टर को किंग के मेंशन के बाहर देखते हैं। मैथियस कहता है कि एक डीमन को मारना ये तो एक आम सी बात है, तो इसके लिए आखिरकार किंग से मिलने की क्या जरूरत है? हेडमास्टर कहते हैं कि ये आम सी बात नहीं है, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हारी उम्र के किसी एक लड़के ने अकेले एक डीमन को मारा है। और ये बात सुनकर मैथियस थोड़ा बहुत हैरान होता है। इसके बाद हम मैथियस और हेडमास्टर को किंग के सामने देखते हैं। किंग हेडमास्टर से कहते हैं कि हमारी मुलाकात कई टाइम के बाद हो रही है। यस माय लॉर्ड, आपने सही कहा, हम काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि ये वही स्टूडेंट है जिसने कि उस डीमन को मारा है। इसके बाद मैथियस किंग को अपना इंट्रोडक्शन देता है। माय लॉर्ड, मेरा नाम मैथियस हेल्डिसिमर है और मैं सेकेंड एकेडमी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैथियस, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने एक डीमन को मारा, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ टेरिटरी देना चाहता हूँ जहाँ पर तुम रूल कर सको। ये सुनकर मैथियस घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने अपना रिइंकार्नेशन इसलिए किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और मैं अपना टाइम किसी टेरिटरी को रूल करने में वेस्ट नहीं कर सकता। वो किंग से कहता है कि इसके लिए थैंक यू, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो आप कुछ और दे सकते हैं। किंग कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें टेरिटरी नहीं चाहिए तो फिर मेरे पास एक स्पेशल सोर्ड है जिसे कि डबल एन्चेंट किया गया है और मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। इस सोर्ड को मैं जिस शॉपकीपर से लाया हूँ उसने मुझे बताया है कि एक छोटे से बच्चे ने इसे डबल एन्चेंट किया है। मैथियस को याद आता है कि लूरी की सोर्ड को जिस शॉप ओनर ने बनाया था उसने उससे एक दूसरी सोर्ड के ऊपर एन्चेंटमेंट करवाया था। मैथियस कहता है कि अगर आपको मुझे कुछ रिवॉर्ड देना ही है तो आप मुझे डंजन के अंदर का ट्रेजर दे सकते हो। किंग कहते हैं कि डंजन के अंदर तो बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, तो तुम्हें वहाँ से क्या चाहिए? क्या तुम्हें वहाँ से एन्चेंटेड स्टोन चाहिए? नहीं, मुझे वो स्टोन्स नहीं चाहिए, लेकिन डंजन के अंदर जो रेयर आइटम्स हैं मुझे वो सब चाहिए। और किंग भी इसके लिए मान जाते हैं। मैथियस अपने मन में कहता है कि इन सभी लोगों को पता नहीं, लेकिन डंजन के अंदर बहुत सारी रेयर चीजें हैं जिसके लिए मेरी पास्ट लाइफ में बहुत सारे किंगडम आपस में लड़ा करते थे, पर यहाँ पर किसी को भी डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, डंजन के अंदर की चीजें मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर दे दूंगा। और हाँ, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। जी माय लॉर्ड, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? किंग बोलते हैं कि हमारे किंगडम के 4 चूजन वन यानी कि हमारे बेस्ट मैजिशियंस गायब हो चुके हैं और उनमें से एक हमारे कैप्टन भी थे। आखिर ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है कि वो सभी डीमंस थे, क्योंकि जिस दिन तुमने उस डीमन को मारा था उसी दिन वो सभी गायब हो गए और उन्हें लगा कि उनका सीक्रेट अब बाहर आ चुका है, इसलिए वो सभी यहाँ से भाग गए। चूजन वन कई सेंचुरीज से हमारे साथ रहते हुए आ रहे हैं, यानी कि वो डीमंस हमारे साथ ही काफी लंबे समय से छुप कर रह रहे थे। मैथियस अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में इस दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था, लेकिन मेरे मरने के बाद कुछ डीमंस किसी तरह से जिंदा बच गए जिन्होंने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया और मैजिक के बारे में गलत अफवाह फैलाने लगे, जैसे कि फोर्थ क्रेस्ट बेकार है और वर्डलेस स्पेल को धीरे धीरे करके मिटा दिया। मुझे यहाँ पर जितने भी डीमंस बचे हैं उन सभी को मारना होगा। किंग बोलते हैं कि अब हमारे किंगडम से शायद सारे डीमंस जा चुके हैं, हमारा किंगडम अब डीमन फ्री हो चुका है। मैथियस बोलता है कि अभी तो
तो सबसे बड़ा खतरा आने वाला बाकी है। क्या बोला तुमने? आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अभी के लिए वो सभी डीमंस यहाँ से जा चुके हैं, कभी न कभी तो वो बाहर जरूर आएंगे। वो डीमंस जल्द ही इस किंगडम पर अटैक करेंगे। ये बात सुनकर किंग और हेडमास्टर शॉक हो जाते हैं। किंग पूछते हैं कि हमारे पास अभी कितना टाइम है? मैथ्यूस कैलकुलेशन करके बताता है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और 3 महीनों के बाद डीमंस इस किंगडम पर अटैक कर देंगे। अरे नहीं, ये तो बहुत ही कम टाइम है। आखिर इतने कम टाइम में हम क्या ही कर पाएंगे? मैथ्यूस कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है। हम इस किंगडम के आसपास एक मैजिकल बैरियर लगा सकते हैं। मैजिकल बैरियर की वजह से वो डीमंस अंदर नहीं आ सकते और उसे लगाने में मुझे 1 महीने का समय लगेगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। अब किंगडम की सारी उम्मीदें सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आप फिक्र मत करिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। मुझे बस सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद चाहिए होगी और मैं बीच बीच में उन्हें वर्डलेस स्पेल को भी सिखाता रहूंगा। इसके बाद हम मैथ्यूस को किंग के ट्रेजर रूम में देखते हैं और उसके साथ एक सोल्जर भी था। वो सोल्जर कहता है कि किंग ने कहा है कि आप यहाँ से जो चाहे वो ले सकते हैं। बैरियर बनाने के लिए मैथ्यूस वहाँ पर कुछ आइटम्स को ढूंढ रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलती है और उसे याद आता है कि उसने ये स्वॉर्ड अपनी पास्ट लाइफ में बनाई थी। ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो स्वॉर्ड को ले लेता है और जाते वक्त उसे वहाँ पर एक पेंडेंट दिखता है। मैथ्यूस उस पेंडेंट को भी ले लेता है। इस पेंडेंट को भी मैंने अपनी पिछली लाइफ में बनाया था, जिसकी वजह से हमारी मैजिकल एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब लेकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैथ्यूस उन्हें देखकर कहता है कि ये लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ये लोग ऐसा ही करते रहे तो ये लोग काफी जल्द ही वर्डलेस मैजिक को सीख जाएंगे। तभी वहाँ पर मैथ्यूस के पास लूरी और एल्मा आती है। लूरी मैथ्यूस से पूछती है कि हेडमास्टर ने हमें बताया कि तुम किंगडम के आसपास एक मैजिकल बैरियर लगाने वाले हो। हाँ तुमने सही कहा और मैं अभी डंजन के अंदर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ से कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। डंजन का नाम सुनकर लूरी और एल्मा हैरान हो जाती हैं। तुमने क्या कहा? डंजन? वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह होती हैं। तभी मैथ्यूस को कुछ याद आता है। वो हमेशा से एक पार्टी बनाकर डंजन में जाना चाहता था। वो लूरी और एल्मा से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरी पार्टी को ज्वाइन करोगी? ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। अगर हम तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमें तुम्हारे साथ डंजन में जाना होगा। हाँ तुमने सही कहा। लूरी कहती है कि लेकिन हम दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और एल्मा को तो स्वॉर्ड चलाने भी नहीं आती। हाँ लूरी ठीक कह रही है, मैं स्वॉर्ड को अच्छे से चला नहीं पाती, लेकिन मैं बो और एरो अच्छे से चला लेती हूँ। और मुझे बताया गया है कि कॉम्बैट फाइट्स के लिए बो और एरो काफी ज्यादा बेकार होते हैं। नहीं, बो और एरो कॉम्बैट फाइट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और इसके बाद मैथ्यूस एल्मा को यहाँ पर एक एरो चलाकर दिखाता है और वो उस एरो के साथ अपने मैजिक को भी फ्यूज कर देता है। और जब वो एरो टारगेट को हिट करता है तो वो काफी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंने इस एरो के ऊपर बस एक सिंपल सी मैजिक को इंचेंट किया है। मैथ्यूस, मुझे नहीं लगता कि मैं ये तुम्हारी तरह कर पाऊंगी। अरे नहीं, ये तुम आराम से कर सकती हो और वैसे भी तुम्हारे पास क्रेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि इस काम के लिए बेस्ट है। और वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी लूरी बीच में आकर मैथ्यूस से पूछती है कि तुमने अभी अभी ये क्या करा? मैंने उस एरो के साथ अपनी मैजिकल पावर को फ्यूज कर दिया था। लूरी पूछती है कि क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? अगर तुम्हें एन्चेंटमेंट करने में इंटरेस्ट है तो हाँ, मैं तुम्हें ये बिल्कुल सिखा सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारा क्रेस्ट एन्चेंटिंग के लिए बेस्ट है, ना कि कॉम्बैट फाइट्स के लिए। और ये सुनकर लूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी मैथ्यूस की पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद ये तीनों एक डंजन के गेट के सामने आ जाते हैं और ये डंजन इनके स्कूल के नीचे ही था। अंदर जाते हुए मैथ्यूस कहता है कि इस फ्लोर पर हमें ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं मिलेंगे, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक मैथ्यूस वहाँ से चला जाता है और जब वो आता है तो उसके हाथ में एक मॉन्स्टर होता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं। अरे मैं तुम दोनों को डराना नहीं चाहता था, हम इसका इस्तेमाल प्रैक्टिस करने के लिए करेंगे। अब इसके बाद मैथ्यूस एल्मा से कहता है कि तुम इसके ऊपर अपने एरो से निशाना लगाओ। एल्मा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक एरो से इसके शेल को तोड़ पाऊंगी। मैथ्यूस कहता है कि जिस तरीके से तुम एक स्पेल को कास्ट करती हो उसी तरह अपने मैजिक को एरो में डालने की कोशिश करो। और एल्मा बिल्कुल ऐसा ही करती है और जब वो अपने एरो को छोड़ती है तो उसका निशाना उस मॉन्स्टर के ऊपर नहीं लगता, लेकिन वो अपने एरो को मैजिक के साथ फ्यूज करने में कामयाब हो गई थी। अब इसके बाद मैथ्यूस एल्मा को फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। अब एल्मा फिर से एक और एरो लेती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर निशाना लगाती है। एल्मा, अपने और उस एरो के बीच में कनेक्शन को फील करो। और ऐसा करने के बाद एल्मा उस एरो को छोड़ देती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एरो अपनी डायरेक्शन को बदलकर उसी मॉन्स्टर को जाकर लगता है और ये देखकर एल्मा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मैथ्यूस इसका रीजन बताता है। उस एरो को मैजिकल पावर के जरिए उसके टारगेट को सेट कर दिया गया था और अब तुम इसकी प्रैक्टिस तब तक करती रहोगी जब तक तुम एक ही शॉट में 2 मॉन्स्टर्स को ना मार दो। अब मैथ्यूस की बात को मानकर एल्मा मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और हाँ, तुम एक बात याद रखना, जब तुम एक मॉन्स्टर को मारोगी तो तुम्हें उसमें से एक स्टोन मिलेगा और उस स्टोन को लेना मत भूलना, क्योंकि ये स्टोन्स बैरियर बनाने में हमारे काफी काम आएंगे। लूरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर मैथ्यूस के करीब आ जाती है क्योंकि एन्चेंटमेंट में अब उसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। मैथ्यूस कहता है कि पहले हमें अपना काम करना होगा। ये सुनकर लूरी उदास हो जाती है। मैथ्यूस समझाता है कि ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही होगा और ये बात सुनकर लूरी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद मैथ्यूस आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होगा जिसे रिफाइन करके उसके ऊपर एन्चेंटिंग कर सकें। इसके बाद मैथ्यूस
मैथियस एक दीवार के पास आकर अपने हाथ को उसके ऊपर रखता है और वो एक स्पेल को पढ़ता है, ब्रिटल शटर, और वो पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है। अब इसके बाद मैथियस एक पत्थर के टुकड़े को उठाकर लूरी को दिखाते हुए कहता है कि हमें वेपन्स बनाने के लिए सबसे पहले इसको रिफाइन करना होगा। इसके बाद मैथियस एक छोटी सी फॉर्मेशन बनाता है और वो उस पत्थर को रिफाइन करने लगता है। उससे ये पत्थर रिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस उससे बार बार करना पड़ेगा और ऐसा करने पर लूरी को प्योर क्रिस्टल्स ऑफ आयरन और मिथिरल स्टोन्स मिलते हैं। ये देखकर लूरी काफी ज्यादा खुश होती है। लूरी पूछती है कि क्या अब हम इनका इस्तेमाल वेपन्स बनाने के लिए करेंगे? चलो देखते हैं कि तुम कितनी जल्दी एक वेपन बनाकर उसे एन्चेंट कर पाओगी। वहीं दूसरी तरफ हम एल्मा को देखते हैं जो कि एक ही शॉट में 3 मॉन्स्टर्स को मार देती है, लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और उनके अंदर से एल्मा को 3 स्टोन्स मिलते हैं। इसके बाद वो वापस से मैथियस और लूरी के पास आती है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि लूरी ने सिर्फ एक ही अटैक से डंजन की एक वॉल को तोड़ देती है। फाइनली मैंने ये कर दिया, मैंने भी एक स्वॉर्ड को एन्चेंट कर लिया। लेकिन एल्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि एल्मा कुछ इक्विपमेंट्स को पहने हुए थी जिन्हें कि लूरी ने एन्चेंट करके बनाया था। एल्मा को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है। लूरी, तुमने ये बहुत ही बढ़िया बनाया है, तुम काफी जल्दी सीख रही हो। हाँ, इसलिए क्योंकि मैथियस एक बहुत ही अच्छा टीचर है। मैथियस कहता है कि अब हम लोग 10th फ्लोर पर जाने वाले हैं, तुम दोनों ने अब काफी चीजें सीख ली हैं, इसीलिए ये तुम्हारा एक टेस्ट होगा। अब ये लोग नेक्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं और ये फ्लोर पिछले फ्लोर से बिल्कुल ही अलग होता है और तभी इनके सामने बहुत सारे स्नेल टाइप मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लूरी पहले उनके ऊपर फायर से अटैक करती है, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद एल्मा अपने एरो से उनके ऊपर अटैक करती है और क्योंकि वो एरो मैजिकल पावर से इन्फ्यूज थे, इसी वजह से वो फट जाते हैं और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होती हैं। और फिर थोड़ा आगे चलने के बाद इनके सामने एक और छोटा सा मॉन्स्टर आ जाता है और इसकी शेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एल्मा फिर से अपने एरो का यूज करके उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी शेल की वजह से बच जाता है और तभी लूरी एक पत्थर का इस्तेमाल करके 3 एरोस को बनाती है और एल्मा एक साथ तीनों एरो से उसके ऊपर हमला करती है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। अब इसके बाद आगे एल्मा एक फ्रॉग मॉन्स्टर को भी मारती है और ये देखकर मैथियस सोचता है कि ये दोनों कितनी जल्दी से सीख रही हैं। और यहाँ पर मेरा जो पेंडेंट है वो इन हारे हुए मॉन्स्टर्स की मैजिक पावर को इंक्रीज करके उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि मेरी पार्टी को मिल रहे हैं। लेकिन तभी मैथियस को सामने से कुछ आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वुल्फ मॉन्स्टर होता है। ये तो एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है और ये है इनका असली टेस्ट। मैथियस उनसे कहता है कि किलर डॉग्स उन सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं जिनसे तुमने अब तक फाइट की है। और तभी अचानक वो किलर डॉग उनके ऊपर अटैक कर देता है। एल्मा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और एल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए लूरी वहाँ पर एक फायर की दीवार बना देती है। और तभी एल्मा किलर डॉग के ऊपर अपने एरो से अटैक करती है, लेकिन वो एरो मिस हो जाता है। लेकिन फिर भी वो एरो घूमकर वापस आता है और वो सीधा जाकर किलर डॉग के पैर पर लगता है और फिर इसके बाद एक फाइनल अटैक से एल्मा उस किलर डॉग को मार देती है। लूरी और एल्मा काफी ज्यादा खुश होती हैं कि उन्होंने एक पहली बार इतने बड़े मॉन्स्टर को मारा है। मैथियस कहता है कि तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। और अब इसके बाद मैथियस वहाँ पर एक कैंप लगाने का डिसाइड करता है जहाँ पर वो लोग एक बैरियर बनाकर थोड़ी देर आराम कर सकें। इसके बाद मैथियस एक मैजिक स्टोन का यूज करके वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और ये बैरियर थोड़ा सा घर टाइप का लग रहा था। वो उन दोनों को बैरियर के अंदर ही रहने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि मैं 25वें फ्लोर पर जाने वाला हूँ। ये सुनकर एल्मा हैरान हो जाती है और बताती है कि इस डंजन में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी भी 23 फ्लोर तक ही जा पाती है, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना सेफ नहीं होगा। मैथियस कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैथियस नीचे वाले फ्लोर्स पर आ जाता है। यहाँ पर वो कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर आगे बढ़ने लगता है और इसके बाद वो और भी नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है और उसे वहाँ पर एक पत्थर मिलता है जो कि एक एडिमेंटियम था और तभी अचानक उसे कुछ एनर्जी फील होती है। वहाँ नीचे एक पावरफुल मॉन्स्टर है, शायद से वो फ्लोर बॉस होगा। इस वक्त मेरी मैजिकल पावर मेरी पास्ट लाइफ से आधी है, तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं लड़ूंगा। और ये कहकर वो सीधा उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। वो नीचे पहुँचते ही 2 मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो अपने एक ही अटैक का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर्स को वहीं पर खत्म कर देता है और उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर एक रास्ता ओपन हो जाता है। इसके बाद मैथियस अपने कंपेल डिटेक्ट का यूज करके उस फ्लोर बॉस का पता लगा लेता है और अगले ही टाइम वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। मैथियस उछलकर उस ब्लास्ट से बच जाता है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सरपेंट आ जाता है और ये आर्क सरपेंट इस फ्लोर का बॉस है। वो सरपेंट मैथियस के ऊपर अटैक करता है। मैथियस इसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। अगर ऐसा अटैक मेरे ऊपर एक बार भी लैंड हुआ तो मैं पक्का वहीं पर मारा जाऊंगा। और इसके अलावा इसका पॉइजन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसने जमीन को भी गला दिया और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और इसीलिए मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। और 4th क्रेस्ट मिलने के बाद ये मेरा पहला स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होगा। और वो खुद को बूस्ट करके उस सरपेंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और जब वो सरपेंट उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से उस सरपेंट का एक स्किल कट जाता है। इसके बाद वो सरपेंट मैथियस की तरफ आकर उसे ही निगल लेता है और मैथियस सीधा उस सरपेंट के पेट में पहुंच जाता है। इसके बाद मैथियस एक स्पेल का यूज करता है और वो उसके पेट में एक ब्लास्ट कर देता है और इसकी वजह से मैथियस उसके पेट में से बाहर निकल आता है, लेकिन इस ब्लास्ट की
वजह से उस सरपेंट को कुछ भी नहीं होता। लगता है मुझे और भी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने होंगे। और इसके बाद मैथियस अपने सोर्ड के ऊपर काफी सारे स्पेल्स को कास्ट कर लेता है। उस सरपेंट की स्किन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी उस आर्क सरपेंट को कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद मैथियस एक मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है और वो उस स्टोन को तोड़ देता है। इस स्टोन के टूटने की वजह से हवा में कुछ पार्टिकल्स बहने लगते हैं और इसके बाद मैथियस उन सभी पार्टिकल्स को अपनी सोर्ड में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड ग्लो करने लगती है। और इसके बाद मैथियस उस सरपेंट के सभी अटैक से बचता हुआ हवा में उड़कर स्पेशल मैजिक एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करता है और उस सरपेंट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। और इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये आवाज एल्मा और लूरी भी फील कर पाती है। और इसके बाद हमें दो डीमंस को दिखाया जाता है। एक डीमन पूछता है कि एयरहर्ड, क्या तुमने भी वो मैजिकल पावर महसूस की? ये तो इम्पॉसिबल है, किसी इंसान के पास आज के टाइम पर इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं हो सकती। और इसके बाद मैथियस एल्मा और लूरी के पास वापस आ जाता है। इसका मतलब कि उसने उस आर्क सरपेंट को खत्म कर दिया है। यहाँ मैथियस उन्हें बताता है कि मैंने यहाँ के फ्लोर बॉस को खत्म कर दिया है और वो कोई ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर नहीं था और वो अभी मेरी इन्वेंट्री में है। और इसके बाद मैथियस अपनी इन्वेंट्री में से उस आर्क सरपेंट को बाहर निकालकर एल्मा और लूरी को दिखाता है और ये देखकर वो दोनों डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। और इसके बाद हम इन तीनों को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर ना जाने क्यों सभी लोग नहीं घूर रहे थे। वहाँ पर जो लड़की होती है उन्हें बताती है कि ये सभी लोग आपको इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि आप लोग सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं और सेकंड एकेडमी के स्टूडेंट्स आजकल काफी ज्यादा चर्चे में हैं। वैसे आपको क्या काम है? क्या आपको किसी चीज को यहाँ पर सेल करना है? एल्मा कहती है कि हमने डंजन के अंदर से काफी चीजें कलेक्ट करी हैं, तो हमें वही सब चीजें बेचनी है। इनकी बातों को सुनकर वो लड़की कहती है कि अगर आप लोग डंजन में से आए हो तो आपकी पार्टी जरूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और मुझे लगता है कि ये लड़का जिसके पास क्रेस्ट ऑफ फेलियर है वो जरूर छोटे मोटे काम करता होगा। लूरी घबराते हुए कहती है कि अरे नहीं नहीं। और ये लड़की मैथियस को उसके क्रेस्ट की वजह से चोमू समझ रही होती है और इसीलिए मैथियस अपने ऑरा को बढ़ाने के लिए अगले ही टाइम अपनी इन्वेंटरी को खोलकर उसमें से आर्क सरपेंट के सिर को बाहर निकाल देता है और वो लड़की ये देखकर घबरा कर चिल्ला पड़ती है। और इसके बाद ये सभी बाहर आ जाते हैं। वो लड़की सोचती है कि स्टोरेज स्पेल, मैंने तो सिर्फ इसके बारे में अफवाह ही सुनी थी लेकिन इसे कभी भी देखा नहीं था। और वो लड़की पूछती है कि क्या आपको सिर्फ यही बेचना है? इसके बाद मैथियस अपनी इन्वेंटरी में से एक बड़े से मैजिक स्टोन को बाहर निकालता है। उसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। मुझे इस छोटे से मैजिक स्टोन को भी सेल करना है। और ये सुनकर एल्मा कहती है कि मैथियस तुम इसे छोटा कह रहे हो। मैथियस बताता है कि ये मैजिक स्टोन बैरियर बनाने में यूज नहीं हो सकता। और वो लड़की सोच रही होती है कि क्या हमारा गिल्ड इन आइटम्स के लिए पे कर भी पाएगा। और फिर सभी चीजों को बेचने के बाद उन्हें 750 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। मैथियस कहता है कि हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तुम लोगों ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है। पर वो दोनों मना कर रही होती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारी कोई खास मदद नहीं की है, तुमने सारी चीजें खुद से की हैं, इसलिए हम इतने गोल्ड कॉइन्स को नहीं ले सकते। और तभी मैथियस को कुछ सेंस होता है। वो उन दोनों को बताता है कि मैंने 2 डीमंस को सेकंड एकेडमी के पास सेंस किया है। उनमें से एक डीमन स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा वाला डीमन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मैं उस स्ट्रॉन्ग वाले डीमन से फाइट करूंगा और तुम दोनों मिलकर उस वीक वाले डीमन से फाइट करोगी। और मेरे पास एक प्लान है। एल्मा कहती है कि लेकिन हम दोनों अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक डीमन से फाइट कर सके। तुम दोनों को बस उस वीक डीमन को बिजी रखना है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। और हमें उन डीमंस को अकेडमी पहुंचने से पहले रोकना होगा। और इसके बाद मैथियस उन डीमन से फाइट करने के लिए चला जाता है। और यहाँ हम इन दोनों डीमंस को देखते हैं और ये लोग पूरे के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक मैथियस वहाँ पर आकर अपनी सोर्ड से उस वीक डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो डीमन मैथियस के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है और वो डीमन मैथियस को पीछे फेंक देता है। मैथियस हवा में एक मैजिकल सर्कल बनाकर उस पर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि भले ही ये कमजोर है लेकिन ये एक डीमन है, मुझे इनसे लड़ने के लिए एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करना होगा। वो पावरफुल डीमन एशरिल मैथियस से पूछता है कि क्या तुमने ही डेविलिश को मारा था? असल में डेविलिश वही डीमन था जिसे मैथियस ने टूर्नामेंट के टाइम पर मारा था। हाँ, मैंने ही उसे मारा था। तो फिर क्या? एशरिल एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहता है कि तो अब तुम्हें मरना होगा और वो उसके ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है। उसके अटैक से मैथियस बचते हुए सोचता है कि मेरे पास अभी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं है और इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस डीमन के अटैक को रोक देता है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा मैजिक ना हो तो तुम अपने दुश्मन के मैजिक का इस्तेमाल करो। मैथियस रिफ्लेक्टिव मैजिक का यूज करके उस डीमन के फायर अटैक को उसी के ऊपर फायर कर देता है। वो डीमन उसके अटैक से तो बच जाता है। ये तो रिफ्लेक्टिव मैजिक है बच्चे, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। नहीं, ये रिफ्लेक्टिव मैजिक नहीं है, मैं अभी कंट्रोल स्फीयर का यूज कर रहा हूँ, इससे मैं किसी की भी मैजिक को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद मैथियस उस फायर को एशरिल के पास ब्लास्ट कर देता है लेकिन एशरिल को इससे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद मैथियस वहाँ से भागने लगता है। वो दोनों डीमंस मैथियस का पीछा करने लगते हैं लेकिन तभी एल्मा पीछे से अपने एरो से उस वीक डीमन के ऊपर अटैक कर देती है और वो कोई नॉर्मल एरोज नहीं थे, वो लूरी के एन्चेंटेड एरोज थे जिसकी वजह से उस डीमन की मैजिकल पावर डिस्टर्ब हो रही थी और वो डीमन एल्मा के पीछे पड़ जाता है और मैथियस उन दोनों डीमंस को अलग करने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद एशरिल वहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्पेल को कास्ट करता है। मैथियस सोचता है कि ये पावरफुल अटैक मेरे कंट्रोल स्फीयर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद मैथियस उस स्पेल से उस सर्कल के वीक पॉइंट पर अटैक कर देता है जिससे एशरिल का कास्टिंग स्पेल टूट जाता है। और तभी अचानक मैथियस
एशरिल के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से एशरिल थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। एशरिल अपने आप को हील करके अपनी सोर्ड को वहाँ पर समन करता है और अपनी सोर्ड से मैथियस के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैथियस काफी आसानी से उसके सभी अटैक से बच रहा होता है और ये दोनों अपनी सोर्ड से लड़ने लगते हैं। और तभी मैथियस पीछे आकर एशरिल के पीठ पर एक कट मार देता है। तुम्हारी सोर्ड से स्किल काफी ज्यादा बेकार है, मेरी पास्ट लाइफ की स्किल सब मेरे काम आ रही है। और तभी एशरिल ऊपर आसमान में चला जाता है। मैथियस अपने कंट्रोल स्फीयर्स की मदद से उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो मैथियस अपनी सोर्ड की मदद से उसके चेस्ट पर एक कट मार देता है। और जब मैथियस दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तभी एशरिल स्माइल करता है और तभी उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा सर्कल अपीयर हो जाता है। यहाँ ये डीमन एल्मा और लूरी के पीछे पड़ा होता है और दूसरी तरफ मैथियस और एशरिल फिर से अपनी सोर्ड से फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस बार एशरिल मैथियस के अटैक्स को रोक लेता है और उसे खुद से दूर कर देता है। एशरिल कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैंने तुम्हारे उन कंट्रोल स्फीयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन तभी अचानक एशरिल को फिर से शॉक लगता है जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। एशरिल फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन मैथियस वहाँ पर आकर उसे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मैथियस कहता है कि ये डीमन अभी एक्सप्लोजिव स्पेल को कास्ट करने वाला था जिसकी वजह से ये खुद को सेक्रीफाइस करके यहाँ पर कई सारे डीमंस को समन कर देता, लेकिन अब ये मर चुका है। इधर हम लूरी और एल्मा को देखते हैं जो कि उस डीमन को हराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एल्मा अपने एक एरो का इस्तेमाल करती है और उस डीमन को वीक कर देती है और वो दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। मैथियस दूर से इन दोनों को देख रहा होता है। ये दोनों काफी अच्छा काम कर रही हैं और सारी चीजें अभी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है और वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अचानक से ही वो उसके सामने आ जाता है। मैथियस उसे बताता है कि बेटा एशरिल तो मर चुका है, अब तेरी बारी है और मैथियस डेथ ऑफ लाइट का यूज करने लगता है, लेकिन वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। मैथियस एल्मा को उसे शूट करने के लिए कहता है। मैथियस अपने स्पेल का यूज करके उस एरो की स्पीड को बढ़ा देता है और इससे उस डीमन का एक विंग कट जाता है और तभी मैथियस काफी तेजी से आकर उसके दूसरे विंग को भी काट देता है और इस तरह से मैथियस इन दोनों डीमंस को मार देता है। लूरी कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमने मिलकर दो डीमंस को मार दिया और आसपास के सभी लोगों ने ही घूर रहे थे और उनके बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर इन बच्चों ने मिलकर दो डीमंस को कैसे मार दिया। और मैथियस नहीं चाहता था कि इन लोगों को इनके बारे में पता चले, इसीलिए वो एल्मा और लूरी को पकड़ता है और उन्हें लेकर आसमान में उड़ जाता है। लूरी शर्माने लगती है और एल्मा तो मस्त सनसेट का मजा ले रही होती है। और इसके बाद हम अगले दिन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर हेड मास्टर के साथ ये तीनों भी मौजूद होते हैं। किंग सीधा पॉइंट पर आते हैं और वो मैथियस से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इस बार क्या चाहिए। मैथियस भी कहता है कि मुझे इस बार और भी ज्यादा डंजन के एक्सेस चाहिए और किंग भी इसके लिए मान जाते हैं। और इसके बाद किंग एल्मा और लूरी से पूछते हैं कि तुम दोनों ने भी मैथियस की फाइट में काफी ज्यादा मदद की थी, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एल्मा कहती है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए और ये सुनकर किंग हंसने लगते हैं और लूरी भी पैसे ही मांगती है, लेकिन तभी अचानक मैथियस का क्रेस्ट अपीयर हो जाता है और ये देखकर वो सीरियस हो जाता है और इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे ऊपर नजर रख रहे हो। और हम देखते हैं कि एक डीमन किसी दूसरी जगह से इन सभी के ऊपर नजर रख रहा होता है और तभी मैथियस अपने मैजिक का यूज करके उस डीमन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हेडमास्टर किंग से कहते हैं कि क्या आपने ये आवाज सुनी? ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। किंग कहते हैं कि हाँ ये एलहर्ट हमारा प्रीवियस मैजिक कैप्टन। मैथियस कहता है कि वो डीमन लॉन्ग डिस्टेंस से सर्वेलेंस मैजिक का यूज कर रहा था, यानी कि वो डीमंस छुपकर हमारी बातों और हमारे प्लान्स को सुना करते थे। मैं उस डीमन को खत्म तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उसे इंजर्ड कर दिया है। और इसके बाद मैथियस किंग को एक लोकेशन बताता है 348 किलोमीटर वेस्ट एंड 4425 किलोमीटर नॉर्थ और वो पूछता है कि आखिर इस लोकेशन पर है क्या। किंग कहते हैं कि यहाँ पर एक विलेज हुआ करता था, लेकिन डीमंस ने इस पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कि वो सभी डीमंस उस अबेंडेंड विलेज में छुपे हुए हैं। हेडमास्टर मैथियस से पूछते हैं कि तो फिर तुम अब क्या करने वाले हो। मैथियस कहता है कि उन डीमंस ने तो हमें अपनी लोकेशन बता ही दी है और मैं उन्हें वहाँ पर जाकर खत्म करने वाला हूँ। एल्मा कहती है कि लेकिन वो विलेज यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और हमें वहाँ पहुँचने में 6 महीने लग जाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, और मैं अपनी ट्रांसपोर्ट मैजिक से भी इतनी लंबी दूरी को तय नहीं कर सकता। हेडमास्टर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि मैथियस ट्रांसपोर्ट मैजिक का यूज कर सकता है। और इसके बाद हम इन तीनों को एक दूसरी जगह पर देखते हैं जो कि किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ पर एक लेजेंडरी बीस्ट ड्रैगन को ढूंढ रहे होते हैं और इधर हेडमास्टर सभी स्टूडेंट से कह रहे होते हैं कि उन तीनों के लौटने से पहले हमें 1.5 टन मिथिरल को इकट्ठा करना होगा। इधर ये लोग उस माउंटेन के काफी अंदर जा रहे होते हैं और वो चलते चलते उस लेजेंडरी बीस्ट तक पहुँच जाते हैं। मैथियस कहता है कि हम इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाती हैं और कहती हैं कि ये तो एक ड्रैगन है और लोगों का मानना है कि ये अकेले ही एक पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मैथियस उन्हें उस ड्रैगन का असली नाम बताता है। इसका असली नाम ब्लैक ड्रैगन आइरिस है। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं इससे बात करके आता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम एक ड्रैगन से बात करोगे? मैथियस सोचता है कि आइरिस उन ड्रैगन्स में से एक है जिसने मुझसे मेरी पास्ट लाइफ में फाइट की थी, लेकिन मैंने इसे नहीं मारा था क्योंकि इसने मेरे सामने सरेंडर कर दिया था। आइरिस मैथियस को देखकर कहती है कि तुम इंसानी कीड़े यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, इसीलिए यहाँ से वापस चले जाओ। अगर तुमने
अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मैथियस आगे बढ़ते हुए सोचता है कि लगता है कि आयरिस मुझे पहचान नहीं पा रही है, और तभी आयरिस एक बड़े से स्पेल को कास्ट कर लेती है, द ब्रेथ ऑफ ड्रैगन। ये देखकर लूरी और एल्मा डर जाती हैं, और तभी मैथियस एक छोटे से स्पेल से उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है और वो उसके स्पेल को काफी आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर आयरिस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर ये क्या था? क्या ये नलीफाई मैजिक था? हाँ, तुमने सही कहा, ये नलीफाई मैजिक ही था। आखिर तुम कैसे ड्रैगन्स की लैंग्वेज बोल सकते हो? आयरिस मैथियस से पूछती है कि क्या तुम गायोस नाम की किसी बंदे को जानते हो जो कि कई हजारों सालों से गायब है, और उसने कहा था कि वो रिनकार्नेट होगा। और जब मैथियस कहता है कि मैं ही गायोस का रिनकार्नेशन हूँ, तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और बार बार झुककर उससे माफी मांगने लगती है। अरे मास्टर, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे मारना मत, प्लीज प्लीज। अरे बस करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे एक डीमन को मारना है, लेकिन वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। आयरिस कहती है कि मैं आपकी हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं सकती। देखिए मेरी विंग्स की हालत क्या हो चुकी है। दरअसल कुछ ह्यूमंस ने मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और उसी की वजह से मेरे विंग्स डैमेज हो गए। क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हो? मैथियस बताता है कि मेरे पास अभी 4th क्रेस्ट है, मैं तुम्हें पूरी तरह से हील नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें उतना ठीक कर सकता हूँ जिससे कि तुम उड़ सकोगी। और मैथियस आयरिस के विंग्स को ठीक कर देता है। मैथियस कहता है कि अब तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज में बात करनी है, और यहाँ पर मेरा नाम मैथियस है, और मेरी रीइंकार्नेशन वाली बात को सीक्रेट ही रखना। और इसके बाद आयरिस ह्यूमन लैंग्वेज में एल्मा और लूरी को अपना इंट्रोडक्शन देती है, और वो एक ड्रैगन को ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। और इसके बाद आयरिस उन सभी को अपने पीठ के ऊपर बिठाकर उस विलेज की तरफ निकल जाती है। आयरिस अब 5000 सालों के बाद हवा में उड़ रही थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपनी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ाने वाली होती है, लेकिन तभी मैथियस उसे रोक देता है। मैथियस कहता है कि लूरी और एल्मा इतने फोर्स को फेस नहीं कर पाएंगी, इसीलिए तुम अपनी स्पीड का 1% यूज करो। और ये सभी उस अबेंडेंट विलेज की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम उस अबेंडेंट विलेज को देखते हैं जहाँ पर एक डीमन आसपास की जगहों पे निगरानी रख रहा होता है, और तभी अचानक मैथियस आकर उस डीमन को बीच में से ही काट देता है और उस डीमन को अटैक करने का भी मौका नहीं मिलता। लूरी और एल्मा ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि मैथियस ने एक ही झटके में इस डीमन को मार दिया। क्या मैथियस सच में एक इंसान है? और आयरिस डरते हुए अपने मन में कहती है कि अच्छा हुआ मैं मास्टर मैथियस की ओपोनेंट नहीं हूँ। मैथियस यहाँ पर 2 डीमंस की मैजिकल पावर को सेंस करता है। पहला डीमन तो एलहर्ट है जो कि प्रीवियस मैजिक कैप्टन रह चुका है, लेकिन वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा डीमन है वो इन सभी डीमन से काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह नहीं रहा, मेरी भी मैजिकल पावर अब पूरी हो चुकी है। और आयरिस काफी लंबे टाइम से ना उड़ने की वजह से वो लैंडिंग करना भूल चुकी थी, इसलिए वो सीधा जाकर उस पैलेस के अंदर टकरा जाती है। एल्मा, लूरी, क्या तुम दोनों ठीक हो? और इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। आयरिस उस कैसल के बाहर ही रुक जाती है और ये तीनों अंदर चले जाते हैं। मैथियस टेलीपैथी मैजिक का यूज करके एल्मा और लूरी से कहता है कि बैटल के टाइम पर हम इसी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, इस फाइट में तुम दोनों मेन इंचार्ज रहोगी। और इसके बाद मैथियस अपने पास से एक पर्ची निकालकर लूरी को देते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों एक डीमन को हैंडल करना चाहोगी? वो दोनों कहती हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिक्र मत करो, ये मैजिकल फॉर्मेशन फाइट में तुम्हारी मदद करेगा, और हाँ, मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है। वो दोनों ये करने के लिए रेडी हो जाती हैं और इसके बाद ये तीनों एक कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं मिलता। मैथियस टेलीपैथी मैजिक का यूज करके उन दोनों से कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि उस डीमन ने अपने आप को हाइड कर रखा है और हम उसे इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो स्टेल्थ मैजिक का यूज कर रहा होगा। स्टेल्थ मैजिक से कोई भी अपनी मैजिकल पावर को हाइड कर सकता है, और तभी लूरी अपने पावर्स का यूज करके उस डीमन का पता लगा लेती है, लेकिन वो दूसरे वाले डीमन को ढूंढ नहीं पाती। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 डीमंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है। और तभी मैथियस नलीफाई मैजिक का यूज करके उस डीमन के स्टेल्थ मैजिक को कैंसिल कर देता है और वो डीमन विजिबल हो जाता है। और जब एल्मा अपने एरो से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है तो उसे ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है कि वो डीमन विजिबल होने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता। मैथियस कहता है कि लगता है कि उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि हम उसे देख सकते हैं। और तभी एल्मा अपने एरो से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन वो एरो घूमकर वापस आता है और वो सीधा उसके सर पर जाकर लगता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आप को हाइड किया था। एलहाइड कहता है कि वैसे भी ये एरोज हम डीमंस के ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, और हाँ, तुम मैथियस नहीं हो सकते क्योंकि कैपिटल से यहाँ तक पहुँचने में 6 महीने लग जाते हैं और मैथियस इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकता। और अगर सच में ये मैथियस हुआ तो फिर मेरी लगने वाली है। और मैथियस को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसे फेक मैथियस क्यों समझ रहा है। आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? मैं ही असली मैथियस हूँ। एलहाइड उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मैथियस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे रोक देता है। मैथियस टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि एल्मा, जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो, मैं तुम दोनों को कवर देता हूँ। एलहाइड मैथियस के ऊपर काफी तेजी से अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन मैथियस भी उसके सभी अटैक्स को रोक रहा होता है। एलहाइड अभी भी मैथियस को फेक ही समझ रहा होता है। मैंने कहा ना कि मैं ही असली मैथियस हूँ। और तभी एल्मा अपने कुछ एरोस से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो इस अटैक को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और फिर से मैथियस के ऊपर अटैक करने लगता है। एल्मा फिर से लूरी के कुछ एन्चेंटेड एरो से अटैक करती है। ये सारे के सारे अटैक्स यूजलेस हैं। ह्यूमंस सच में काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं। और जैसे ही वो मैथियस के ऊपर अटैक करता है तो तभी अचानक उसकी बॉडी के साथ कुछ होने लगता है। मैं अपनी बॉडी को ठीक से मूव नहीं कर
पा रहा हूँ। मैथियस कहता है कि लगता है कि उन एरोज का इफेक्ट अब होना शुरू हो चुका है। क्या कहा तुमने? आखिर ये सब कैसे हो रहा है? और तभी फिर से उसे कुछ एरोज आकर लगते हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लूरी के हाथ में एक फॉर्मेशन बनी हुई थी। दरअसल लूरी इस फॉर्मेशन का यूज करके उन एरोज के ऊपर पॉइजन लगा रही थी, जिसकी वजह से उस डीमन की इंटरनल मैजिक खत्म हो रही थी और इसीलिए वो अपने आप को कमजोर फील कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसे चक्कर भी आ रहे थे। एलहर्ट कहता है कि मैं इस फेक मैथियस से नहीं हार सकता और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी एलहर्ट अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करने लगता है। ये देखकर ये तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और एलहर्ट अपने आप को एक खतरनाक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। मैथियस लूरी और एल्मा को बताता है कि एलहर्ट अभी बजर्क मोड में जा चुका है। ये डीमन ट्राइब की एक सीक्रेट स्किल है। अगर कोई भी डीमन बजर्क मोड का यूज करता है तो उसकी मैजिकल पावर के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके खत्म होते ही वो डीमन मारा जाता है और एलहर्ट पूरी तरह से पागल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा और तभी वो एल्मा और लूरी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। एल्मा, लूरी भागो यहाँ से। और जैसे ही वो एल्मा और लूरी को खत्म करता, मैथियस बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। दरअसल ये सब एक इल्यूजन होता है। जब वो लूरी और एल्मा को पकड़ने वाला होता है तो वो धूल बन जाती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लूरी और एल्मा सही सलामत होती हैं। मैथियस कहता है कि उस इल्यूजन के अंदर हाई अमाउंट में पॉइजन था और वो पॉइजन अब तुम्हारी बॉडी में जा चुका है। तभी एलहर्ट को काफी ज्यादा पेन होने लगता है और एल्मा अपने एरो को निकालकर एलहर्ट के सिर पर शूट कर देती है और वो यहीं पर मारा जाता है। मैथियस कहता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा काम करा। अब तुम दोनों आयरिस के पास जाकर मेरा वेट करो और मैं जाकर उस दूसरे वाले डीमन से निपटता हूँ। एल्मा और लूरी आयरिस के ऊपर बैठ जाती हैं और मैथियस अपने पास से 3 मैजिक स्टोन्स को निकालता है। वो पहले स्टोन को तोड़ते हुए कहता है कि इस स्टोन की मैजिकल पावर हवा में चारों तरफ मिल जाएगी और जो कोई भी डीमन यहाँ पर छुपा होगा तो उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर देगा। और जब वो तीसरे स्टोन को तोड़ता है तो जो डीमन फोग में छुपा हुआ था उसे फोर्सफुली बाहर आने पर मजबूर कर देता है और वो डीमन विजिबल हो जाता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे बाहर आने पर मजबूर कर दोगे। एलहर्ट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और हाँ, ये सोचना भी मत कि मैं एलहर्ट की तरह कमजोर हूँ। मैं उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। मेरा कोई मूड नहीं आज मरने का। और वो 4th क्रेस्ट को एक्टिवेट करते हुए अपने ऊपर एक स्पेल को कास्ट करता है और वो डीमन काफी तेजी से मैथियस के ऊपर अटैक कर देता है। मैथियस उसे ब्लॉक करते हुए सोचता है कि ये अपने आप को बूस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि सच में ये एलहर्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो मैथियस के ऊपर काफी तेजी से अटैक्स कर रहा होता है और वो मैथियस को अपने से दूर कर देता है। इसके बाद वो डीमन अपने हाथ को किसी नाइफ की तरह बनाकर वो अपने हाथ को हवा में स्विंग करता है और वो एक ही झटके में मैथियस के एक हाथ को काट देता है। ये देखकर मैथियस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अरे मुझे तो लगा कि तुम मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सकते हो, लेकिन तुम तो इतनी जल्दी हार गए। चलो बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो। अबे चोमू, मेरा प्लान तो 1000 सालों तक जिंदा रहने का है। चलो मैं तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दे देता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम और तभी मैथियस का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है और वो अपने मैजिक का यूज करके अपने हाथ को दोबारा से जोड़ लेता है और ये देखकर उस डीमन की फट जाती है। आखिर ये तुमने कैसे किया? ये तो इम्पॉसिबल है। वो डीमन बार बार मैथियस के ऊपर अटैक्स करने लगता है, लेकिन मैथियस उसके अटैक से बचते हुए कहता है कि मैंने अपने हाथों पर रिस्टोरेशन मैजिक का यूज किया था और साथ ही साथ मैंने एनालिसिस मैजिक का भी यूज किया। मैंने तुम्हारी पूरी मैजिकल पावर को एनालाइज किया। अब मैं तुम्हारे सभी अटैक्स को काफी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आखिर मैं इसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा, और इसीलिए मैंने जानबूझकर अपने हाथ को कटने दिया। और तभी मैथियस अपनी सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो डीमन पीछे चला जाता है। उसके हाथ के ऊपर एक कट लग गया था और वो सोर्ड पॉइजनस थी। लगता है कि ये वही पॉइजन है जिससे कि एलहर्ट मारा गया था। मुझे इस बच्चे को एक ही अटैक में खत्म करना होगा। और वो डीमन भी अपनी पूरी पावर्स को अनलीश करने लगता है। मैजिक फ्लो ओवर यूज्ड। मैथियस कहता है कि ये एलहर्ट की तरह ही बजर्क मोड में जा रहा है, लेकिन ये चीज उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्या हुआ, डर गए क्या? लेकिन तभी मैथियस नलिफाई मैजिक का यूज करके उस डीमन की पावर्स को नलिफाई कर देता है और ये देखकर वो डीमन सदमे में चला जाता है। क्या ये हुआ? क्या भी ये नहीं हो सकता। कोई ऐसा मैजिक जो कि दूसरे की मैजिक को नलिफाई कर देता है। इसके बाद वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक सर्कल बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा फोग आने लगती है और वो डीमन उसी के अंदर गायब हो जाता है। वो डीमन कहता है कि अगर कोई भी इस फोग को टच करेगा तो वो भी फोग बन जाएगा। लेकिन मैथियस फिर से नलिफाई मैजिक का यूज करके उसके सारी फोग को हटा देता है। वो डीमन परेशान होकर कहता है कि आखिर तुमने इसे नलिफाई कैसे किया? मैं ही सिर्फ इस मैजिक को यूज कर सकता था और आज तक कोई भी मेरे इस मैजिक से नहीं बचा था। मैथियस उसे फिर से बताता है कि मैंने एनालिसिस मैजिक का यूज किया था, जिससे कि मैं तुम्हारे सभी अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और तभी उस डीमन के अंदर बहुत सारी फोग जाने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या चीज है। मैथियस कहता है कि इससे तुम्हारी मैजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तुम ओवरलोड की वजह से ब्लास्ट हो जाओगे। और इसके बाद मैथियस उस डीमन के अंदर काफी सारी मैजिकल पावर्स को डालने लगता है, जिससे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लूरी और एल्मा मैथियस के बारे में सोच रही होती हैं। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल होता है। मैथियस उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं सही था। और तभी लूरी ऊपर आसमान से उड़ते हुए सीधा मैथियस के ऊपर जाकर गिरती है। मैथियस में काफी ज्यादा परेशान थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वो शर्माते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और एल्मा फिर से आकर
आकर उन दोनों के मजे लेने लगती है। एल्मा पूछती है कि आखिर ये है क्या। मैथियस बताता है कि ये ड्रैगन वाइन पिलर है और ये पिलर लैंड से कनेक्ट होने की वजह से इस पिलर के अंदर मैजिक फ्लो होता है और इस पिलर की वजह से काफी सारे और काफी पावरफुल मॉन्स्टर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। काफी सारे डीमंस लेवल 10 के डंजन बॉस के जितने पावरफुल होते हैं। मैथियस बताता है कि कई सारे डीमंस इस ड्रैगन वाइन पिलर को कंट्रोल करना चाहते हैं क्योंकि वो इसका यूज करके कई सारे डीमंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अगली लोकेशन रॉयल कैपिटल होने वाली है। एल्मा ये सुनकर शॉक हो जाती है, यानी कि बहुत सारे डीमंस रॉयल कैपिटल में दिखने वाले हैं। मैथियस कहता है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस ब्लास्ट की वजह से इस पिलर की मैजिकल पावर डिस्टर्ब हो गई थी और इसीलिए वो लोकेशन चेंज हो चुकी है। वो सभी डीमंस रॉयल कैपिटल से 10 किलोमीटर दूर अपीयर होंगे। लूरी कहती है कि लेकिन फिर भी ये रॉयल कैपिटल के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। मेरे पास एक प्लान है, हम सेकेंड रॉयल अकेडमी के स्टूडेंट्स की मदद लेंगे उन डीमन से फाइट करने में और इसके बाद ये सभी सेकेंड रॉयल अकेडमी की तरफ निकल जाते हैं। और इसके बाद आयरिस कहती है कि मैथियस सामा, मैं तो एक ड्रैगन हूँ, मैं रॉयल अकेडमी नहीं जा सकती। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। अरे हाँ, तुम एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। मुझे याद है कि एक ड्रैगन एक स्पेल का यूज करके अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हाँ, मैं ये कर तो सकती हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया। और इसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और आयरिस एक स्पेल का यूज करके एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और इसीलिए एल्मा और लूरी मिलकर मैथियस की आंखों को बंद करने लगते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग अकेडमी पहुंच जाते हैं। मैथियस हेडमास्टर को एलहट के हॉर्न्स दे देता है, ये तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं किंग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें नेशनल ट्रेजर दे दे। मैथियस कहता है कि अरे आप इन डीमंस की बातों को छोड़िए, आप इससे मिलो, ये है आयरिस, मैं इसके अकेडमी में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। आयरिस हेडमास्टर को ग्रीट करती है और वो उन्हें अपना नाम बताती है। हेडमास्टर कहते हैं कि एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन आयरिस को भी तुम सभी की तरह एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और आयरिस को 40 में से 57 मार्क्स लाने होंगे। मैथियस कहता है कि और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं दूर रहकर आयरिस को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूँ? मैं आयरिस के एग्जाम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैथियस सोचता है कि आयरिस अभी अभी एक ड्रैगन से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुई है, इसीलिए वो अपने मैजिक को अभी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी और अगर आयरिस ने थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी कर दी तो ये पूरी की पूरी अकेडमी को ही उड़ा देगी। एल्मा मैथियस से पूछती है कि मैथियस, तुमने हेडमास्टर को ड्रैगन वाइन पिलर के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अभी ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता था और जब आयरिस का इस अकेडमी में एडमिशन हो जाएगा तब मैं उन्हें सारी चीजें आराम से बता दूंगा। और इसके बाद मैथियस आयरिस का लेफ्ट हैंड लेकर अपने मैजिक का यूज करके उसके हाथ पर एक क्रेस्ट बना देता है ताकि किसी को भी ये पता न चले कि आयरिस एक ह्यूमन नहीं है। लूरी और एल्मा ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि मैथियस एक क्रेस्ट को भी क्रिएट कर सकता है। इसके बाद वो दोनों आयरिस को उसके कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहती हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस का सबसे पहले राइटिंग टेस्ट होने वाला था और क्योंकि वो एक ड्रैगन थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि इनके साथ करना क्या है और जब वो इंक को टेस्ट करती है तो उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा अजीब लगता है। हेडमास्टर मैथियस से पूछते हैं कि ओए मैथियस, आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? और इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट होने वाला था स्वॉर्ड स्किल का और आयरिस का ओपोनेंट कोई और नहीं बल्कि नाइट कैप्टन थे। मैथियस पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन? एल्मा शॉक होते हुए कहती है कि अरे तुम इन्हें भूल गए, एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर ये तुम्हारे ओपोनेंट थे। ओ अच्छा, तभी तो कहूँ मैंने इन्हें कहीं देखा था। और जैसे उनकी फाइट स्टार्ट होती है आयरिस की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर पीछे गिर जाती है। वो अपने स्वॉर्ड को उठाने जाती है और इसी चीज का फायदा उठाकर नाइट कैप्टन आयरिस के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आयरिस उनके स्वॉर्ड को एक ही हाथ से पकड़ लेती है और ये देखकर नाइट कैप्टन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी स्वॉर्ड लेकर आ रही हूँ। और आयरिस स्वॉर्ड के साथ साथ नाइट कैप्टन को भी हवा में उठा लेती है और तभी मैथियस नाइट कैप्टन के ऊपर एक सेफ्टी स्पेल कास्ट कर देता है। आयरिस अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और वो उसे किसी बैट की तरह यूज करके नाइट कैप्टन को सीधा टावर में देकर मारती है। ये सब देखकर हेडमास्टर भी शॉक हो जाते हैं। मैथियस, क्या सच में ये एक लड़की है? और उसके बाद था मैजिक टेस्ट। आयरिस, तुम्हें अपने मैजिक का यूज करके इन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना है। आयरिस उन टारगेट्स को देखते हुए कहती है कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। और जब आयरिस अपनी पावर्स का यूज करके उन टारगेट्स को हिट करने का ट्राई करती है तो उसका अटैक बाउंस होकर वापस आने लगता है। मैथियस जल्दी से एक शील्ड बनाता है और जब वो अटैक लगता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये देखकर हेडमास्टर सदमे में चले जाते हैं और लूरी और एल्मा की भी हालत खराब हो गई थी। अरे सॉरी मुझे माफ कर दो। और इसके बाद आयरिस दोबारा से जब उन टारगेट्स को हिट करने का ट्राई करती है तो उसका वो अटैक बाउंस होकर ऊपर आसमान में चला जाता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद आयरिस अपने हाथ को जमीन पर रखती है और वो इस बार एक ही बार में पूरे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने का सोच रही होती है। अरे नहीं, मैथियस आखिर ये क्या करने का सोच रही है? और मैथियस फिर से अपने सामने एक शील्ड बना लेता है और आयरिस अपने पावर्स का यूज करके उस पूरे के पूरे ग्राउंड को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है। मैंने सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या मैं पास हो गई? हेडमास्टर सोचते हैं कि अरे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इसे फेल नहीं कर सकता, मुझे इस एकेडमी में रखना है। और वो आयरिस को पास कर देते हैं। ये सुनकर आयरिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम मैथियस और हेडमास्टर को एक डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बैरियर बनाने के लिए मटेरियल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। मैथियस हेडमास्टर से पूछता है कि आखिर काम कैसे चल रहा है? हेडमास्टर बताते हैं कि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स न होने की वजह से काम काफी धीमा चल रहा है, क्योंकि हमारे पास वो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनके पास क्रिस्ट
क्रेस्ट ऑफ ऑनर है। ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स फर्स्ट रॉयल एकेडमी के पास है, तो फिर क्या हम फर्स्ट रॉयल एकेडमी से बात करके उनकी हेल्प नहीं ले सकते हैं? ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा, उससे कन्विंस करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फर्स्ट रॉयल एकेडमी का हेडमास्टर काफी ज्यादा घमंडी है, लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं उससे बात करूंगा। और इसके बाद फर्स्ट रॉयल एकेडमी के हेडमास्टर फैक्यूस यहाँ पर आ जाते हैं। हेडमास्टर कहते हैं कि फैक्यूस, तुमने तो सुना ही होगा कि हम डीमन से बचने के लिए किंगडम के आसपास एक बैरियर लगा रहे हैं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। हेडमास्टर कहते हैं कि तुम भूल गए, तुम्हारी एकेडमी कंपटीशन हार चुकी है और अब तुम्हें हमारी सारी बातों को मानना होगा। उस कंपटीशन के अंदर एक डीमन था, इसलिए मैं उसे फेयर नहीं मानता, और ऊपर से तुम्हारे स्टूडेंट्स वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे थे। हेडमास्टर कहते हैं कि लेकिन वो डीमन तो तुम्हारा ही स्टूडेंट था। मैथ्यूस कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से कंपटीशन करें, जो एकेडमी हारेगा उसे जीतने वाले की सारी बातों को मानना पड़ेगा और इसमें कोई भी लिमिट्स नहीं होगी। अगर आप चाहो तो कितने भी स्टूडेंट्स को बैटल फील्ड में उतार सकते हो। फैक्यूस को यह आइडिया पसंद आता है और वो कंपटीशन के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम और तुम्हारी पार्टी का कोई भी मेंबर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैथ्यूस इसके लिए मान जाता है और ये कंपटीशन 2 दिनों के बाद होगा। तुम लोग हारने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। हेडमास्टर मैथ्यूस से पूछते हैं कि क्या हम इस कंडीशन के साथ जीत भी पाएंगे, और 2 दिनों के बाद कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर फर्स्ट रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स भी आ चुके थे। मैथ्यूस सोचता है कि अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला तो मैं आयरिस को फाइट के लिए भेज दूंगा, और लगता है कि यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है। और तभी हेडमास्टर फैक्यूस वहाँ पर आ जाते हैं। मुझे लगा कि एडवर्ड तो डर के मारे नहीं आएगा। ये सभी स्टूडेंट्स मेरे एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं और इन सभी के पास क्रेस्ट ऑफ ऑनर है। तुम्हारे जीतने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं। और वो पूछता है कि आखिर तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं, और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सेकंड रॉयल एकेडमी की तरफ से सिर्फ 5 ही स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मैथ्यूस बताता है कि एक स्टूडेंट के पास क्रेस्ट ऑफ फेलियर है, 2 के पास क्रेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड है और बाकी 2 के पास क्रेस्ट ऑफ लेसर है। तो फिर चलो से शुरू करते हैं। और इसके बाद ये कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ स्पेल को पढ़ने लगते हैं, लेकिन सेकंड रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी की हालत को खराब कर देते हैं। अरे ये लोग तो वर्डलेस मैजिक का यूज कर रहे हैं। फैक्यूस चिल्लाते हुए कहता है कि अबे गधो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन ये लोग सेकंड रॉयल एकेडमी के सामने नहीं टिक पाते हैं और डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं। और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने मिलकर फर्स्ट रॉयल एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को हरा दिया था। हेडमास्टर फैक्यूस ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लगता है कि इनके लिए 5 बंदे भी ज्यादा थे। फैक्यूस कहता है कि ये नहीं हो सकता, मैं इस रिजल्ट को नहीं मानता, ये सब इंसान नहीं हो सकते, ये सब के सब डीमंस हैं। मैंने कहा था कि कोई भी डीमन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हेडमास्टर एडवर्ड कहते हैं कि ये सभी स्टूडेंट्स मेरे एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं और ये सभी ह्यूमंस हैं, ना कि कोई डीमंस। तो फिर तुम इसे प्रूफ करो। अच्छा, फिर तुम इस लाल बालों वाली लड़की को बैटल फील्ड में भेजो। और आयरिस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यहाँ पर चल के आ रहा है। ओए बुड्ढे, क्या तू मेरे बारे में बात कर रहा है? लेकिन मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है जिससे कि मैं फाइट करूं। और तभी मैथियस हेडमास्टर एडवर्ड की स्वॉर्ड आयरिस को दे देता है और फैक्यूस पहले उस स्वॉर्ड को चेक करता है कि कहीं वो लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। ये बेकार से स्वॉर्ड तेरी हो सकती है एडवर्ड। और जब मैथियस आयरिस को वो स्वॉर्ड देता है, आयरिस उसे चेक करने के लिए निकालती है और वो उसे किसी खिलौने की तरह मोड़ देती है। और ये देखकर तो फैक्यूस की फट जाती है। अरे ये बच्ची भी एक डीमन है। अबे ओए बुड्ढे, मैं तुझे एक डीमन दिख रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन एक फीमेल ड्रैगन। हेडमास्टर एडवर्ड फैक्यूस से कहते हैं कि फैक्यूस, किंग ने हमें वर्डलेस मैजिक को यूज करने की परमिशन दे दी है, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट्स अभी भी स्पेल्स का यूज करते हैं। लेकिन वो मना कर देता है कि हमारी एकेडमी वर्डलेस स्पेल का यूज नहीं करेगी। और तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। वो किंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। किंग रॉयल गार्ड से कहकर उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि किंग भी समझ गए थे अगर ये बंदा यहाँ पर रहा तो फर्स्ट एकेडमी कभी भी वर्डलेस स्पेल का यूज नहीं कर पाएगी, और वो वर्डलेस स्पेल की पावर को देख ही चुके हैं। फैक्यूस उनसे माफी मांगता है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन गार्ड्स उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद किंग फर्स्ट रॉयल एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि तुम सभी को सेकंड रॉयल एकेडमी की मदद करनी होगी, और साथ ही साथ तुम सभी को वर्डलेस मैजिक भी सीखना होगा, ताकि आने वाले टाइम पर हम डीमंस से फाइट कर सकें। और किंग को यहाँ पर बुलाने का प्लान हेडमास्टर एडवर्ड का था। और इसके बाद हम इन चारों को एक डंजन के अंदर देखते हैं। लूरी मैथियस से पूछती है कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम बैरियर को बनाने के लिए मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए आए हैं। मटेरियल यानी कि मिथरिल नहीं, हम यहाँ से कुछ और लेने आए हैं। मिथरिल्स को इकट्ठा करना ये काम फर्स्ट रॉयल एकेडमी आराम से कर लेगी। हम यहाँ पर मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने आए हैं, और किसी भी बैरियर को बनाने के लिए मैजिक स्टोन का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बैरियर का कोर होता है। लूरी कहती है कि मैथियस, तुमने बताया था कि रॉयल कैपिटल के ऊपर बैरियर लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर का मैजिक स्टोन चाहिए, लेकिन आखिर हमें ये मिलेगा कैसे? मैथियस कहता है कि ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और तभी वो आयरिस की तरफ देखने लगता है। आयरिस डरते हुए कहती है कि तुम लोग आखिरकार मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैथियस कहता है कि आयरिस एक ड्रैगन है, आयरिस का मैजिक स्टोन 80 सेंटीमीटर से भी बड़ा होगा। और ये सुनकर ये तीनों शॉक हो जाती हैं। मैथियस, क्या तुम आयरिस को मारकर उसका मैजिक स्टोन लेना चाहते हो? और ये सुनकर आयरिस काफी ज्यादा डर जाती है। अरे अरे डरो मत आयरिस, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। इस चीज के लिए मेरे पास एक दूसरा प्लान है। हम डीमंस को समन करेंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे किलर डॉग्स एल्मा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो अपने एरोस का यूज
करके एक ही बार में उन सभी किलर डॉग्स को मार देती है और लूरी भी काफी सारे किलर डॉग्स को मार देती है। और मैथियस एक जगह पर बैठकर इन दोनों को देख रहा होता है। ये दोनों पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक जने के साथ है। आयरिस एक डीमन को मारने का ट्राई करती है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है और जैसे ही उसका अटैक जमीन को लगता है तो जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर वो डीमन भी शॉक हो जाता है। ये अभी तक अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जब आयरिस दोबारा से उस डीमन को मारने का ट्राई करती है तो उसके स्वॉर्ड उसके हाथ से छूटकर सीधा मैथियस के पास जाकर गिरती है। आखिर मैं क्या करूँ उसका। ये लोग अभी 17th लेवल पर होते हैं। लूरी और एल्मा काफी ज्यादा थक चुकी थी। आयरिस उन दोनों को बताती है कि वो एक ऐसे पर्सन को जानती है जो 644 लेवल पर गया था। उसकी बात को सुनकर एल्मा और लूरी शॉक हो जाती हैं और यहाँ मैथियस अपने मन में कहता है कि वो मैं ही था। मैं अपनी पास्ट लाइफ में 644 लेवल तक गया था। और इसके बाद ये सभी एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग उस मॉन्स्टर को समन करने वाले थे। मैथियस लूरी से कहता है कि लूरी इस मैजिक स्टोन का यूज करके यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाओ और इसके बाद लूरी अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगती है, लेकिन उससे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और तभी मैथियस आकर उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर वो शर्माने लगती है और इसके बाद ये लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देते हैं। लूरी तुम एन्चेंटिंग में पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हो। और जब वो लूरी की तारीफ करता है तो वो शर्माने लगती है और उन दोनों का चेहरा लाल हो जाता है और एल्मा फिर से मजे लेने लगती है। आयरिस तुम्हें लगता नहीं कि यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है? और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद मैथियस आयरिस से कहता है कि आयरिस तुम्हें अपनी पावर्स को इस मैजिक स्टोन के साथ फ्यूज करना है और हाँ जरा इसे संभल कर करना। और इसके बाद आयरिस ऐसा करने का पूरा ट्राई करती है, लेकिन अगले ही टाइम वहाँ पर काफी ज्यादा मैजिकल पावर फ्लो होने लगती है और उस मैजिक पावर की फोर्स बहुत ही ज्यादा होती है। और इससे पहले कि मैथियस आयरिस को रोक पाता बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वो शायद से एक ऐसे मॉन्स्टर को समन कर चुकी है जिसे ये फ्लोर हैंडल नहीं कर पाएगा और तभी वो फ्लोर टूटने लगता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। मैथियस आयरिस से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी पावर्स को मैजिक स्टोन के साथ धीरे धीरे मर्ज करना। आयरिस कहती है कि मैंने तो धीरे से ही करा था। मैथियस कहता है कि तुम इसे स्लो कहती हो, लेकिन आपने ही मुझे अपनी पिछली लाइफ में दिखाया था कि कैसे आपने थोड़ी सी पावर्स का यूज करके 3 माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वो एक ड्रैगन था। मैथियस उस ड्रैगन को देखकर कहता है कि इस ड्रैगन से हमें 60 सेंटीमीटर का मैजिक स्टोन आराम से मिल जाएगा। और वो आयरिस को उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन जैसी वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है वो ड्रैगन घुमाकर उसे एक पंच मारता है। इसने तो मुझे डरा ही दिया। और इसके बाद मैथियस आयरिस के पास आकर उसे कुछ कहता है। आयरिस कहती है कि क्या सच में मुझे ये कहना है? और वो चिल्लाकर उस ड्रैगन से कहती है कि अबे ओए बड़ी छिपकली तुम मरने वाला है। और ये सुनकर उस ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो ड्रैगन आयरिस के ऊपर अटैक कर देता है। लूरी पूछती है कि आखिर उसने उस ड्रैगन से क्या कहा कि वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया। मैथियस कहता है कि आयरिस ने उस ड्रैगन को एक बड़ी छिपकली कहा और ये किसी भी ड्रैगन के लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट होती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया और वो ड्रैगन आयरिस को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। मैथियस जल्दी से उन दोनों को उस ड्रैगन के ऊपर अटैक्स करने के लिए कहता है। इसके बाद लूरी एक एरो को इंचेंट करके एल्मा को देती है और एल्मा उस एरो से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इससे उस ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो आयरिस को पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है। मेरे इस अटैक से तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। मैथियस उन दोनों को उस ड्रैगन के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करने के लिए कहता है और वो खुद काफी तेजी से काफी सारे फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा होता है। वो दोनों उस ड्रैगन के ऊपर अटैक्स करती हैं और इसीलिए वो ड्रैगन उन दोनों को नोटिस कर लेता है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। आयरिस उन दोनों को प्रोटेक्ट करो और आयरिस काफी तेजी से जाकर उस ड्रैगन को एक पंच मारती है और वो सीधा जाकर दीवार में टकराता है। आयरिस को ऐसा फाइट करते हुए देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और अब उस ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आयरिस फिर से उस ड्रैगन के सभी अटैक से बचते हुए उसके मुंह पर एक पंच मारती है। ये तो सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ रही है, रुको मत, अटैक करते रहो। और जब वो ड्रैगन अपने पंजों से आयरिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो आयरिस अपने दोनों हाथों को आगे कर लेती है और उसे लगता है कि उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होगा। मैथियस कहता है कि आयरिस जब तुम्हारे ऊपर कोई ऊपर से अटैक करे तो तुम्हें उससे बचना चाहिए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो जमीन में दब जाती है। आखिर में इसका करूँ क्या? बड़ी जोर से लगी मुझे, लेकिन एक सेकंड, आखिर ये ड्रैगन ब्रेथ ऑफ ड्रैगन का यूज क्यों नहीं कर रहा? मैथियस कहता है कि क्योंकि मैंने अपने मैजिक का यूज करके उसके मुंह को भी ब्लॉक कर रखा है। एल्मा अपने एरो से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। मैथियस सोचता है कि इस ड्रैगन की बॉडी काफी ज्यादा टफ है और यहाँ तक कि पॉइजन भी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। आयरिस अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर इससे फाइट तो कर सकती है, लेकिन वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इस पूरे जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। अब सिर्फ यही तरीका बचा है इस ड्रैगन को हराने का। इसके बाद मैथियस लूरी और एल्मा को उस ड्रैगन से दूर हटने के लिए कहता है और वो आयरिस से कहता है कि आयरिस तुम कुछ ऐसा करो कि ये ड्रैगन ब्रेथ ऑफ ड्रैगन का यूज करने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, मैं समझ गई। और इसके बाद आयरिस दोबारा से उस ड्रैगन को चढ़ाने लगती है। ओए छिपकली, क्या तू ब्रेथ ऑफ ड्रैगन का यूज नहीं कर सकता? तू ड्रैगन के नाम पर धब्बा है, तूने हमारी ड्रैगन बिरादरी की नाक कटवा दी। और ये सुनकर वो ड्रैगन ब्रेथ ऑफ ड्रैगन का यूज करने लगता है। अब मैं तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ने वाला। आयरिस वहाँ से भागने लगती है और मैथियस इसी मौके का फायदा उठाकर अपने मैजिक से सभी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और वो उस ड्रैगन के अटैक को रिफ्लेक्ट करने लगता है। और उसका प्लान ये था कि वो ड्रैगन अपने ही अटैक से मारा जाए और इस अटैक को एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और तभी आयरिस उसी गड्ढे में जाकर गिर जाती है और ये देखकर मैथियस शॉक हो जाता है।
अरे बेवकूफ लड़की, और वो जल्दी से आयरिस की तरफ जाने लगता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आयरिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये अटैक काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है और इससे आयरिस इंजर्ड भी हो सकती है। आयरिस जल्दी से झुक जाओ, और वो आयरिस के ऊपर एक शील्ड बना देता है और इससे पहले कि मैथियस कुछ भी कर पाता वो अटैक एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैसिव ब्लास्ट होता है। इस अटैक से लूरी और एल्मा तो बच जाती हैं, लेकिन उन्हें मैथियस और आयरिस का पता नहीं होता और उस अटैक की वजह से वो ड्रैगन राख बन जाता है। और तभी मैथियस उन दोनों के पीछे से आता है। क्या तुम ठीक हो मैथियस? और तभी आयरिस उस ड्रैगन का मैजिक स्टोन लेकर आ रही होती है और उसे भी कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो लूरी और एल्मा को उस ड्रैगन का मैजिक स्टोन दिखाती है। और तभी मैथियस आयरिस से पूछता है कि आयरिस क्या तुम हमारी पार्टी की ऑफिशियल मेंबर बनना चाहोगी? लूरी और एल्मा को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और आयरिस भी इनकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और इसके बाद हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मैथियस कहता है कि आयरिस को काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि वो अपनी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सके। और इसके बाद आयरिस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आयरिस के सर के ऊपर एक शेल होता है और आयरिस को उस शेल को बिना गिराए एल्मा के अटैक से बचना था। एल्मा अपने एरो से उस शेल के ऊपर अटैक करती है और आयरिस उस अटैक से बचने के लिए कूद जाती है, जिसकी वजह से उसका वो शेल गिर जाता है और एल्मा का वो एरो वापस से घूमकर उस शेल को लग जाता है। मैथियस कहता है कि तुम अपनी शेल के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, तुम अटैक को ऐसे डोज करो कि वो शेल ना गिरे। और इसके बाद आयरिस दोबारा से शेल को रखकर भागने लगती है, लेकिन तभी आयरिस एक पत्थर से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है और इसका फायदा उठाकर एल्मा उस शेल के ऊपर शूट कर देती है। ये ह्यूमन बॉडी तो सच में बेकार है। आयरिस क्या तुम गिव अप करने का सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। और तभी लूरी मैथियस के पास आती है। वो उससे पूछती है कि आखिर मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने एन्चेंटमेंट मैजिक को इम्प्रूव करना चाहिए और उससे हमारे लिए न्यू वेपन्स बनाने चाहिए। ये सुनकर लूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। और इसके बाद मैथियस वेपन्स बनाने के लिए लूरी को ड्रैगन क्लो और मिथिरल जैसे मटेरियल्स देता है। और इसके बाद मैथियस वेपन्स के ऊपर एन्चेंटिंग करने के लिए उसे काफी सारी चीजें बताने लगता है, लेकिन सारी चीजें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। ये टोटल 8 एन्चेंटमेंट है, आखिर में इन्हें एक साथ कैसे कर पाऊंगी? अरे हाँ, तुम 8 तरह के मैजिक को एक साथ अप्लाई नहीं कर पाओगी और इसीलिए तुम उन्हें कंबाइन करना। मैथियस लूरी को समझाता है कि तुम एक स्वॉर्ड की ब्लेड को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो। तुम मिडल पार्ट को ड्रैगन क्लो से बनाना और आउटर लेयर को मिथिरिल से बनाना और फिर इसके बाद हर एक पार्ट के ऊपर 4 टाइप के मैजिक को इंचेंट करना और फिर लास्ट में उन सभी को कंबाइन कर देना। और इसके बाद लूरी काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो मैथियस की सोर्ड बना देती है। लूरी, ये सोर्ड तो काफी बढ़िया लग रही है, अब तुम इसके बाद एक सोर्ड अपने लिए बनाना। और इसके बाद मैथियस एल्मा और आयरिस के पास आकर कहता है कि लूरी ने हमारे लिए न्यू वेपन्स बनाए हैं, चलो उन्हें चेक करते हैं। सबसे पहले लूरी अपनी सोर्ड को चेक करती है। वो अपने सोर्ड से एक बड़े से पत्थर के ऊपर अटैक करती है और वो पत्थर काफी आसानी से टूट जाता है। और इसके बाद एल्मा अपने न्यू बो और एरो को ट्राई करती है और जब वो अपने एरो से उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है तो वो उस पत्थर को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। और अगली बारी थी आयरिस की और लूरी ने आयरिस के लिए एक स्फीयर बनाया होता है और जब आयरिस अपने स्फीयर से उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है तो वो भी उस पत्थर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और आयरिस को ये स्फीयर काफी पसंद आता है। और इसके बाद मैथियस अपनी सोर्ड को निकालते हुए कहता है कि चलो अब तुम तीनों मेरे ऊपर अटैक करो। और इस तरह से ये लोग अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। और वहीं हेडमास्टर एडवर्ड फर्स्ट रॉयल एकेडमी को वर्डलेस मैजिक सिखा रहे होते हैं। इस किंगडम के ऊपर बैरियर लगाने के बाद और उन डीमंस को हराने के बाद मेरा इस एकेडमी में रुकने का कोई भी रीजन नहीं बचेगा और फिर मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। और मैथियस की ये बात लूरी सुन लेती है और इसके बाद हम कई सारे डीमंस को देखते हैं। एक पावरफुल डीमन कहता है कि बस थोड़ा सा इंतजार और इसके बाद हम इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। और इस एनिमे का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।